अल्फाज से लबरेज मुशायरे का खास प्रोग्राम देखिए हर सनीचर रात 10 बजे और हर इतवार दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी हसरत की तबीयत भी। आदाब अर्ज़ है, नियाज़मंद आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए आज फिर उसी यकताए ज़माना की याद ताज़ा की जाए। मौलाना पर एक अजीम सानहा गुजर चुका है। उनकी रफ़ीक़ाए हयात, उनकी रफ़ीक़ाए सियासत निशात बेगम का इंतकाल हो चुका है। मौलाना ने खुद कभी किसी से फरमाया था, हसरत भाई, निशात भाभी की वफ़ात आप ही के लिए नहीं बल्कि तमाम मुल्क के लिए सानहा है। रंज क्या क्या न सहे उसने बदौलत मेरी। अब्बासी साहब, अगर 3 औरतें ना होती तो हिंदुस्तान की सियासत कम से कम 3 अशख़ास से महरूम ही रह जाती। यानी अगर कमला नेहरू ना होती तो जवाहरलाल नेहरू साहब ज़्यादा से ज़्यादा एक कामयाब बैरिस्टर होते। मौलाना आज़ाद की अहलिया ज़ुलेखा ना हो तो वो कलकत्ते में बैठे अखबार निकाल रहे होते। और निशात न होती तो मैं भी किसी कोने में बैठा शायरी कर रहा होता। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। बेशक अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन मौलाना इन सब के बावजूद अपने नस्ब-उल-ऐन यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी, वो भी मुकम्मल आज़ादी, वो भी बिना किसी शर्त के से गाफिल नहीं। जिन्ना मुस्लिम लीग को एक नए ढर्रे पर ले जा रहे हैं, वो ब्रिटिश हुकूमत से ताउन करके मुसलमानों के लिए एक नए मुल्क का ख्वाब देख रहे हैं। मुस्लिम लीग लाहौर 1940 के सालाना इजलास में एक अलग मुस्लिम मुमलिकत की मांग कर बैठती है। मौलाना इन सबसे खासे आजुर्दा खातिर है। आप क्या समझते हैं, जिन्ना आपकी बात मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मैं कल दिल्ली जाऊंगा ही जाऊंगा, जिन्ना से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि वो अंग्रेज हुकूमत से किसी भी तरह के ताउन से बाज रहें। गांधी जी से भी मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि वो क्रिप्स मिशन की चाल में ना आए। इतनी शदीद गर्मी और आप इतने बड़े लीडर होकर 3rd क्लास में सफर करते हैं। वो तो ट्रेन में 4th क्लास होता ही नहीं है।
जिन्ना साहब से मिलना था। जिन्ना साहब फरमाते हैं वो आज बहुत मसरूफ़ हैं, वो मिल नहीं पाएंगे। शाम 4 बजे आ जाइए, सिर्फ 15 मिनट के लिए। इस गली में तुम्हें कोई कुछ समझता ही नहीं। अच्छी बात है जनाब, 4 बजे हाजिर हो जाऊंगा। क्या ज़माना आ गया, इन्हीं हसरत के कंधे पे चढ़कर जिना जिना साहब बने। जी हाँ, याद है, सब याद है। जिना के नाम से आम मुसलमान वाकिफ भी न था। यही मुस्लिम लीग के लोग गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ये कहते फिरते थे कि जिना को अपना लीडर मान लो, क्योंकि इन्हें मौलाना हसरत मोहानी की हिमायत हासिल है। और अब जिन्ना साहब का रवैया है कि 4 बजे से पहले मिल नहीं सकते। मुस्लिम लीग को अपनी जाती जायदाद समझते हैं और क्या। अच्छा भाई खलीकुज़्ज़मा साहब, हम चलते हैं, आप ही अपने मौलाना को समझाइए। हाँ हाँ, आप समझाइएगा। आप जी कोशिश करूँगा। आखिर को इस बात में क्या बुराई है कि क्रिस मिशन के साथ सिर्फ जिन्ना साहब बात करें? है, बुराई है। खलीकुज़्ज़मा साहब, हम ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आज़ादी के लिए, जमहूरियत की बका के लिए। तो क्या ये जमहूरी तरीका हुआ कि किसी सियासी पार्टी की नुमाइंदगी सिर्फ एक शख्स करे? जिन्ना साहब हमारे लीडर हैं। लीडर हैं, पर उन्हें लीडर हमने बनाया है। गरज ये है कि आप नहीं मानेंगे। नहीं, मैं कल इसी इजलास में ये करारदाद पेश करूंगा कि क्रिप्स मिशन से मुस्लिम लीग का एक वफद मिले जो 9 मेंबरान पर मुश्तमिल है, सिर्फ जिन्ना ही नहीं। जिन्ना साहब इस करारदाद को पेश नहीं होने देंगे। तो मैं उस करारदाद जिसमें जिन्ना साहब को बातचीत के सारे इख्तियारात दिए जाएंगे, उसमें तरमीम का नोटिस दूंगा। आपकी कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेंगे साहब? हम यहाँ आए किस लिए हैं? समझ गया, समझ गया। अगर आपका यही रवैया रहा मौलाना, तो आपकी सियासत से किनारा कशी दूर नहीं, फिर सारी उम्र दीवान लिखते रहिएगा। एक शेर मुलाजा हो, लाउबाली मिजाज हसरत को फिक्र सूदो जिया से क्या निस्बत। ये मौलाना हसरत मोहानी की मुस्लिम लीग से बेजारी का दौर है। दरअसल उन दिनों मौलाना को यह एहसास हो चला था कि किसी भी सियासी पार्टी की बुनियाद मजहब नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी साहब, मेरे ख्याल से मजहब की बुनियाद पर सियासी जमातों को कायम करने का ये रिवाज तर्क किया जाना चाहिए। सियासी जमातों को कायम करने की बुनियाद माशी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में सिर्फ 3 सियासी जमातें होनी चाहिए। मालदार जमात यानी कि सरमायादारों की जमात, नामदार जमात यानी कि मुतवस्सित मतलब मिडिल क्लास की जमात, और कामदार जमात यानी कि मजदूरों और किसानों की जमात। अगर ऐसा हुआ तो आप किस जमात के मेंबर होंगे? कामदार जमात के, मजदूरों और किसानों की जमात के। देखिए, मैं बातों बातों में आपको बताना भूल ही गया कि हमारे ड्रामा सोसाइटी के मेंबरान ने मौलाना हसरत मोहानी प्ले तैयार कर ही लिया, और एक दिन हमने इस प्ले की पूरे कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ रिहर्सल की। मुझे ये पाकिस्तान वाकिस्तान की मांग समझ में नहीं आ रही। ठीक है,
बहुत से सूबे मुस्लिम अक्सरियत वाले हैं, लेकिन अगर उनको आज़ाद कर दिया जाए तो क्या मुसलमानों के मसले का हल निकल आएगा? और उन मुसलमानों का क्या होगा जो हिंदू अक्सरियत वाले सूबों में रहते हैं? तो फिर क्या किया जाए मौलाना जी? कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। हिंदुस्तान आज़ाद हो, मुल्क में डेमोक्रेसी कायम हो, मुल्क की हैसियत फेडरेशन की हो, जिसमें तमाम सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए। एक सेंटर हो जिसके पास सिर्फ चंद इख्तियारात हों। मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम हो। यही सूरत हाल हिंदू अक्सरियत वाले सूबों में हो। 1945 के आम इंतखाबात में मौलाना हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए। उन दिनों यह ख्याल आम था कि मौलाना ने मुस्लिम लीग के बेहद इसरार पर इलेक्शन लड़ा था। बहरहाल ये वो दौर है कि मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़ी है। उसने 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें एक मुत्तहिद हिंदुस्तान की बात कही गई थी, उसे भी ठुकरा दिया है। जिन्ना साहब, लिल्लाह बाज आए। इन अंग्रेजों की चाल को समझिए। ये आपको क्या दे रहे हैं? एक कटा फेटा पाकिस्तान। मोहानी साहब, आप कटे फिटे पाकिस्तान की बात करते हैं। मुझे तो रुमाल बराबर पाकिस्तान भी मंजूर है। उसमें कितने मुसलमान समा जाएंगे? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसमें आपके लिए बहुत गुंजाइश है। जनाब, मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, आजाद हिंदुस्तान में मरूंगा। तो आपको पाकिस्तान आना मंजूर नहीं? कतई नहीं। याद रहे कि उन दिनों हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तहरीर किया जा रहा था, जिसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कयाम अमल में आया। हसरत मोहानी बहैसियत मेंबर मुस्लिम लीग फ्रॉम यूपी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे, और इस लिहाज से वो पार्लियामेंट के भी मेंबर थे। आप अगर पाकिस्तान आना नहीं चाहते तो ये आपका जाती मामला है। आप मुस्लिम लीग के मेंबर हैं और इसी हैसियत से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हैं। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिल चुका है और बेहतर यही होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इस्तीफा दे दें। मुझे मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी के मुसलमानों ने भेजा है, आपके पाकिस्तान ने नहीं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैंने जिन्ना की हिदायत पर अमल ना करते हुए आज 4 बजे काउंसिल चैम्बर्स के कमरा नंबर 28 में जाकर बाबू राजेंद्र प्रसाद के सामने रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए। और फिर था इंतजार जिसका, ये वो सहर तो नहीं कि मिस्दाक वो हुआ जिसकी बाशुमूल हसरत हमने तमन्ना तो की थी पर यूं न की थी। मुल्क आजाद हुआ पर तकसीम के एवज। हसरत ने ना तो पाकिस्तान की तजवीज़ कभी कबूल की, ना ही पाकिस्तान जाना। कूचाए यार छुटा है न छुटेगा हसरत,
खाक में अब तो यहीं मिल के दिखाना है मुझे। भाई जो होना था हो चुका। अब हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान तर्क वतन ना करें। मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने गैर मुस्लिम बिरादरान के साथ मिलजुल कर रहना होगा और उसी भाईचारे का सबूत देना होगा जो हम सदियों से देते चले आ रहे हैं। आप चाहे मुझे नेशनलिस्ट कह लें या कम्युनिस्ट या लीगी, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, रिवाज बरबरियत है मजाहिब के तासुब में, फिजाए अमन सुलह आदमियत है जहां मैं हूं। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन साजी का सिलसिला जारी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, यानी कि मौलाना हसरत मोहानी अब एमपी हैं। अब जरा हमारे इस एमपी की शान तो देखिए। अरे मौलाना साहब, आधा वर्ष है जनाब, कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे। आप कहाँ जा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आपके लिए तो हमारी मोटर गाड़ी हाजिर है। जनाब, अभी न हाथों में ताकत न पाँव में जुम्बिश वाली उम्र नहीं आई है। आधा वर्ष है। अरे कमाल, कमाल के आदमी है। और मौलाना हसरत मोहानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन अटेंड करने दिल्ली आते हैं तो कहाँ ठहरते? अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर किसी बंगले में ठहरते होंगे। एमपी जो हैं। आखिर मौलाना, आपको ये क्या जिद है कि दस्तूर के मुताबिक एक एमपी को गवर्नमेंट की तरफ से बंगला, गाड़ी, फोन सभी सहूलतें दस्तयाब हैं और आप हैं कि इस मस्जिद के हुजरे में क़याम पजीर हैं? जनाब, हम पार्लियामेंट में नुमाइंदगी किसकी करते हैं? आवाम की। तो ये बताइए कि जब आवाम के पास टेलीफोन, बंगला, गाड़ी ये सब सहूलियतें मैसर नहीं है तो आवाम के नुमाइंदे के पास क्यों हों? माशाअल्लाह। और मौलाना हसरत मोहानी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन खत्म होने के बाद सीधे कानपुर का रुख करते हैं, ट्रेन के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में। कानपुर में बाहैसियत एमपी उन्हें एक मुलाजिम मिला है। चुपके चुपके राहत दिल आंसू याद है। क्या गजब करते हो, बाल्टी तो दीजिए, हम आपके नौकर हैं। अरे भाई, तुम हमारे नौकर कैसे हुए? जो खल के खुदा का नौकर है वो दूसरों को नौकर कैसे रख सकता है? नौकर तो तुम सरकार के हो। आपकी खिदमत करने के लिए। अरे भाई, हम बाल्टी कहाँ उठा रहे हैं, ये तो बस जरा कसरत कर रहे हैं। हमें हमारी रोजी तो हलाल करने दीजिए, कसरत किसी और भारी चीज को उठाकर कर लीजिए। अच्छी बात है भाई, ये लो। अरे, क्या ये समाचार सही है? कौन सा? यही के हजरत जी ने एमपी भत्ता लेने से मना कर दिया। 75 रुपये प्रतिदिन, मतलब के मतलब कोई यही 1,500 महीना। 2,250 रुपये महीना। हाँ हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी है। क्या ये कोई धन्ना सेठ है? अरे धन्ना सेठ नहीं है, हसरत साहब संसद के सदस्य हैं। एके से आते हैं आज भी संसद, वो भी ठुन से एके पे, ऊपर से दुनिया भर का मोल भाव करके। बोलते हैं चलना है तो चलो, मैं तो दुआ नहीं दूंगा। पर देखो जी, नेता बहुत बढ़िया हैं, जब सदन में बोलते हैं तो दीवारें हिल जाती हैं। मैं पाकिस्तान का मुवाफिक न था न हूं।
हर मेंबर को बताया जाए कि वो यहाँ हिंदू या मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी न किसी सियासी पार्टी के रुकन की हैसियत से है। हम भारत के अवाम मतानत और संजीदगी से अज़्म करते हैं कि हम भारत को यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाएंगे। मैं कहता हूं कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंतखाब गैर फिरका वाराना बुनियादों पर नहीं करते, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई भी आइन पास करने की मजाज नहीं। I was born Indian. I shall remain Indian. And I shall die Indian. मौलाना की ये तकरीरें जो आपने सुनी वो 1949-50 की है, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अक्सर मौकों पर की। आपने गौर किया होगा कि मौलाना मजहबी बुनियाद पर सियासी पार्टी की तश्कील के खिलाफ थे। बहरहाल हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। मौलाना वो वाहिद मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, इस बिना पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान फिरका वाराना इंतखाब के तहत मुंतखब हुए थे। 1950 में उन्होंने आखिरी बार हज किया। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अरे मौलाना साहेब, आपको सुई लगानी है। नहीं नहीं, मैं सुई वुई नहीं लगवाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई, आप सुई से डरते हैं? अरे मियाँ, मैं अंग्रेजों की संगीनों से तो डरा नहीं, आपकी सुई से क्या डरूंगा। लगवा लीजिए ना सुई। तशखी से तबीबा पे हंसी आती है हसरत, ये दर्द जिगर है कि दवा मेरे लिए है। अरे वाह, क्या बात है। सर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। लेकिन अगले हफ्ते जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है प्ले की, वो इससे कम से कम 20 गुना ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। सर आप फिक्र ना करो, हम पूरा जोर लगा देंगे। हाँ, लेकिन एक बात लगी कि 1 घंटे के प्ले के अंदर हसरत की पूरी जिंदगी को पेश कर पाना बहुत दुश्वार है। ये तो है ना? ये तो है सर। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इसके लिए एक फिल्म भी नाकाफी होगी, है ना? तो सर, तो फिर क्यों ना एक सीरियल? हाँ यार, व्हाट एन आइडिया। अलील होने से पहले वो बेसब्री से 1951 में आजाद हिंदुस्तान के पहले जनरल इलेक्शंस का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तो ये भी तय किया था कि वो अगला इलेक्शन फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर लड़ेंगे, मगर अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप सब क्यों परेशान होते हैं? आज कोई नई बात तो नहीं हो रही? अस्तगफिरुल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शायद जहाँ से हसरत दीवाना चल बसा, हाँ हाँ जभी तो चश्म जुनू कश्कबार है। हसरत 13 मई 1950 को इतवार के दिन मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें लखनऊ में फिरंगी महल के कब्रिस्तान अनवार बाग में अपने पीर मौलाना अब्दुल वहाब फिरंगी महली के पायदानी दफन किया गया। I was born Indian. I shall remain Indian. And I shall die Indian. कुछ भी कहने से कासिर हूं, बस इतना और सुन लीजिए। चलो सूए अदम तुम भी के हसरत, वहीं कुछ कद्र है अहले हुनर की। इजाजत एक लंबी मुद्दत के लिए। खुदा हाफिज। आज़ादी की ख्वाहिश भी, तहरीक खिलाफत भी, स्वदेश पे जा कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा तमाशा